लोकतंत्र की हत्या करके आपातकाल थोप दिया। उसके विरोध में सारे देश पर देश की जनता जिसको बोली समझी जाती है ना समझ, पीएम जी के लिए भी खुशी का विधेयक, कम मेहनत करनी पड़ेगी। अमित शाह कुछ भी नहीं छोड़ा। मैं पूरे देश के लिए पूछूंगी, देश के लिए कांग्रेस का भविष्य क्या है? तो देश के लिए खतरनाक है। ना तो पहले टिकट मांगने गया, ना आगे मांगने जाऊंगा। नमस्कार, मैं निशा शर्मा और बतंगड़ पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज इस सीरीज में हम आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने इमरजेंसी की जेल देखी और जो अपने संगठन के साथ डटकर खड़े रहे। आज वो उदयपुर क्षेत्र और भाजपा के विधायक हैं। मैं बात कर रही हूँ ताराचंद जैन की। आइए उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इंटरव्यू पर। धन्यवाद जी। इमरजेंसी से लेकर राजनीति तक का जो सफर आपने किस तरीके से तय किया? मैं सन 1967 में संघ से जुड़ा। जी। संघ के स्वयं सेवक के नाते 7-8 वर्ष काम करने के बाद देश में आपातकाल लगा। इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की हत्या करके आपातकाल थोप दिया। उसके विरोध में सारे देश भर में संघ ने इस लोकतंत्र की गला घोटने की कार्रवाई का विरोध करने के लिए संघ ने सभी स्वयंसेवकों को इसका विरोध करने के लिए निर्देश दिए कि भाई इसका विरोध करो और जेल जाओ। उसी में मैं भी संगठन के आदेश से जेल गया था। लगभग 5-6 महीने जेल में रहा। और उसके बाद जब आपातकाल समाप्त हुआ और कांग्रेस ये सुनिश्चित कर लिया था कि भाई वापस सरकार आएगी, कोई बोलने वाला है नहीं, सभी समाचार पत्रों पे बैन कर दिया था, समाचार पत्र और न्यूज पे। और कांग्रेस को ऐसा लगा कि अब हम पुनः 3/4 बहुमत से वापस सरकार बनेगी। उन्होंने आपातकाल समाप्त करके और पुनः लोकतंत्र बहाल करके चुनाव की घोषणा की, क्योंकि वो ये जानते थे कि हम 400 से ऊपर सीटें जीतेंगे। लेकिन भारत के लोकतंत्र की जड़ें मजबूत थी और उसका परिणाम ये हुआ कि सभी विरोधी दल जेल से बाहर निकले ही थे और वो सोच नहीं पा रहे थे कब हम कैसे चुनाव लड़ें, कैसे करें, संसाधन थे नहीं। और उस बीच जब चुनाव आ गया तो भारत, अब देश की जनता जिसको बोली समझी जाती है, ना समझ समझी जाती थी, और उन्होंने चुपचाप, विपक्ष ने 25% अपनी बात रखी होगी, लेकिन 75% जनता ने सहयोग देकर लोकतंत्र की रक्षा करके कांग्रेस को, उस समय कहते थे कि गाय और बछड़ा, शायद इंदिरा गांधी का चुनाव चिन्ह गाय था, तो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह गाय और बछड़ा था। जी। तो इंदिरा गांधी स्वयं प्रधानमंत्री रहते हुए वो चुनाव हारी थी और राजीव गांधी जी वो भी चुनाव हारे थे। तो वहाँ उस समय ये कहा जाता था गाय और बछड़ा दोनों चुनाव हारेंगे, दोनों चुनाव हार गए राजनारायण के खिलाफ। और फिर उस समय संघ ने, लोग कोई भी, उनको लग रहा था कि जिस दिन चुनाव खत्म होंगे कांग्रेस की फिर सरकार आएगी और फिर सभी को वापस जेल में डाल दिया जाएगा। तो उस स्थिति में कोई काम करने वाला नहीं था। तो हमको ये तय करके कहा कि भाई आपको इस काम के लिए जुटना है, मतदाताओं तक पहुंचना है, प्रचार करना है। और उसमें जनता पार्टी बनी थी सभी पार्टियों की, जिसमें कॉमरेड से लेकर समाजवादी और ये सारी पार्टियां थी। तो जनता पार्टी के बैनर के ऊपर सारी पार्टियों ने चुनाव लड़ा था। तो उस समय संगठन ने तय करके हमको जिम्मेदारी दी थी, भाई आपको इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए जनता पार्टी का काम करना। और उस समय से राजनीति में आए लगभग इस बात को 47, 48, 50 वर्ष हो गए। जी। इमरजेंसी को लेकर हम बात कर रहे हैं। अभी एक नारा चल रहा है, वोट चोरी को लेकर बीजेपी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हमने सुना या पढ़ा है अभी तक कि इमरजेंसी लगाने के पीछे भी कुछ इस तरीके की बातें सामने आई थी वोट चोरी को लेकर के, उसके बाद ये जो आपातकाल की स्थिति पैदा हुई थी, वो कहाँ तक सही है? उस बात को आप थोड़ा सा बताइए। ऐसा है कि उस समय भी वोट चोरी नहीं हुआ था। थोड़ी बातें हैं जी। मतलब
राजीव गांधी, राहुल गांधी, ये बात से ये विपक्ष के नेता बन गए। बड़ा पद देने से बुद्धि बड़ी हो जाती है, जरूरी नहीं है। अब वो किस तरह की बातें करते हैं, लोकतंत्र के मजाक की बात करते हैं कि एक आदमी ने 200 वोट दे दिया, 200 जगह ऐसा कर दिया। अरे 2 वोट भी देना मुश्किल है। 2 वोट अगर 3 जगह जाएगा तो उसकी शाही लगती है, वहाँ उसका वो लगता है, कैसे जाएगा? संभव नहीं, असंभव बातें करते हैं, चोरी हो गया, ये हो गया। अब उनकी बात को कोई सीरियस लेता ही नहीं है, न तो जनता लेती है, न उनकी पार्टी लेती है, न मीडिया लेता है। तो इसलिए इस लोकतंत्र के अंदर जो परिपाटी वर्षों से चली आ रही थी, ये बात सही है कि आज से 25-30 वर्ष पहले कुछ प्रांतों के अंदर मतलब लोकतंत्र पे कब्जा किया जाता था। वोटों के अंदर बूथ कैप्चरिंग की जाती थी, डंडे के बल पे किया जाता, ऐसा होता था। मैं चुनाव, नाम भूल गया मैं उनका, चुनाव आयुक्त सेशन टी सेशन जब आए थे, पहले चुनाव आयुक्त ने इस चुनाव व्यवस्था को बहुत ठीक किया। उन्होंने कई प्रतिबंध लगाए और उसके बाद से ये सारी असंभव बातें हो गई है और धीरे धीरे ऐसा सुधार हो रहा है कि आज से ज़्यादा लंबा नहीं, अपन बात करें 6 महीने पहले वोट चोरी हो गए न, ये कर दिया, 65 लाख नाम कटे। अरे भाई अभी भी ऐसा यार राजस्थान में चल रहा है, उसकी सब डेट वेज दिया हुआ है। आपका नाम 3 बार बीएलओ खुद घर पे आएगा, वो नाम का फार्म भरवाएगा। 3 बार नहीं मिले तो आपको अधिकार है कि आप ऑनलाइन फार्म भर दो। आप आवेदन करके ऑनलाइन फार्म भर के भी अपना नाम जुड़वा सकते हैं। और उसमें एसआईआर के अंदर 20 वर्ष के पहले अगर 2002 में आपके दादाजी का नाम है, पिताजी का नाम है, तो आपका स्वतः ही उसको कोई लिंक नहीं देना है, एक आइडेंटिटी प्रूफ देना है और नाम जुड़ जाएगा। क्योंकि ये हर 20 वर्षों के अंदर 25 वर्षों में चुनाव आयोग स्त्री एसआईआर गहन पुनर्निरीक्षण का अभियान चलाती है। उसमें 65 लाख बंगाल के अंदर भी नाम, बंगाल क्या बिहार में नाम कटे थे, 9 लाख जुड़े, नाम एक भी वो प्रमाणित कर नहीं पाए। हल्ला जितना किया, जितने बार हल्ला किया, जितना हल्ला किया उतने ही नाम जुड़वा देते तो ठीक था। खाली थोथली बातें करके लोकतंत्र का मजाक उड़ाया, और लोकतंत्र का नहीं, अपनी पार्टी का, अपना स्वयं का मजाक उड़ाया। एसआईआर को लेकर भी लगातार जो विपक्ष है वो बयानबाजी कर रहे हैं, एसआईआर को लेकर टिप्पणी की जा रही है विपक्ष की तरफ से लगातार। ऐसा है, एसआईआर के बारे में आप देख रहे होंगे कि धीरे 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 आवाज बहुत कमजोर हो गई है। अब कोई तथ्यात्मक बात तो करते ही नहीं है, एक भी बात तथ्यात्मक नहीं करते। अब उन्होंने, मैं अपने अंदाज से बोल रहा हूँ कि मेरा ये मकान है जी, इसमें मैं रह रहा हूँ, मेरा वोटर लिस्ट में नाम है। कई लोग ऐसे होते हैं, आज भी देश के अंदर ऐसे लोग हैं जो सड़क पे सोते हैं, थैले, वो क्या बोलते हैं, टेम्पो में सो रहे, टैक्सी में सो रहे हैं। अब वो क्या लिखा है, टैक्सी में सो रहा है इतने का, उसका नाम 0 लिख के अगर उसका नाम यहाँ 25 लिख दिए मेरे घर में, क्या एड्रेस के नाम से, तो वो कोई चोरी नहीं हुई। बिल्कुल। अब ना तो उसका प्रमाण कर पाए, और जितने लोगों का उन्होंने इस रंग का टीवी के ऊपर प्रदर्शित किया, उन सब लोगों ने कहा कि हमारा नाम है, एक भी प्रमाणित नहीं कर पाए। और उनको कह रहे हैं आपका अधिकार है, एफिडेविट लेकर आप इन सब बातों को क्लेम करिए, चुनाव आयोग जवाब देगा। बिल्कुल। 2023 में आपको पहली बार पार्टी की तरफ से टिकट मिला, क्योंकि आपने इमरजेंसी लेकर देखे तो आपने संगठन के लिए बहुत कुछ काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे आपको टिकट मिला तो जो पार्टी के वरिष्ठ नेता थे उन्होंने टिकट देने पर नाराजगी जताई थी, क्यों? ऐसा है कि देखो, ये लोकतंत्र की एक व्यवस्था है। पार्टी में टिकट लेने वालों की संख्या, मांगने वालों की संख्या 25 होगी, 15 होगी, 5 होगी, लेकिन पार्टी देगी उसमें से एक। अब ये क्षणिक आक्रोश होता है, इसमें कोई बात नहीं। और मैं तो पहले दिन से
ये बात कह रहा था जिस दिन अंतिम दिन होगा वो दिन सभी मेरे साथ होंगे, और वही हुआ। तो ये स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा का भाग है, इसमें कोई नहीं है। और जिस दिन ये सब प्रक्रिया पूरी होकर एक कैंडिडेट घोषित होता था, उसके बाद अगर कोई विरोध करता है तो वो बागी माना जाता है। तो ये लोकतंत्र की व्यवस्था में ऐसा होता है। जी, कुछ आरोप लगाए गए थे आपके ऊपर, नवंबर 2024 की बात है, जहां पारस सिंघवी ने आपके ऊपर आरोप लगाए थे कि जनता से आप द्वेष भावना रख रहे हैं, तो उसको आप किस तरीके से खारिज करते हैं? ऐसा है, मैं कोई खारिज नहीं कर रहा हूँ जी। आपके जितने पत्रकार हैं, मैं आज चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि मैंने बायोडेटा भी नहीं छपाया। बायोडेटा, मेरा कोई बायोडेटा आप निकाल के बता दो। मैं तो कहीं ना तो टिकट मांगने गया, ना का पार्टी ने जिस दिन इस प्रक्रिया को चली तो पर्यवेक्षक आए, उनके सामने जरूर बात रखी, भाई मैं इतने वर्ष से काम कर रहा हूँ, पार्टी की सोच हो, सबकी सहमति बने तो टिकट देना। ये तो एक लोकतंत्र की प्रक्रिया का भाग है। और दूसरी बात आरोप, अब ये क्षणिक जो राजनीति के अंदर इस तरह के इन सब प्रक्रियाओं से नहीं गुजरे होते वो करते हैं। आप कटारिया गुट से हैं, इसी की वजह से आपको टिकट मिला, ऐसा आपके विरोधी कहते हैं। ऐसा है कि मैं जिस दिन कटारिया जी ने राजनीति में काम चालू किया उसी दिन हम दोनों जेल में साथ थे जी। अब उनमें से अब कौन किस गुट का होता है राजनीति के अंदर, अब मान लो गडकरी जी प्रधान के साथ में काम करने वाले लोग मानते हैं कि गडकरी जी के थे। राजनाथ सिंह जी के समय मैंने राजनाथ सिंह जी को, यहाँ मैंने ओम प्रकाश जी माथुर से लेकर, बाबड़ा जी से लेकर, ललित किशोर चतुर्वेदी से लेकर, भंवरलाल जी शर्मा से लेकर, जितने प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, अरुण जी से लेकर, सबके साथ काम किया है। और सब के बारे में मेरी धारणा है कि उस समय के लोग यही मानते हो कि इनके हैं, तो ये तो होना ही चाहिए कि जो उस समय का नेता होता है उसी का बन के पार्टी के अंदर काम करना चाहिए। बिल्कुल। तब उसको उस भाषा से अपने चश्मे से, अपने नजरिए से देखे। बिल्कुल। सबसे संवेदनशील मुद्दे पे मैं बात करना चाहूंगी, दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, किसकी कितनी बड़ी चूक है, क्योंकि केंद्र की राजधानी है वो, और वहां पर एक ऐसी जगह जहां पर टूरिस्ट आते रहते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ रहती है और हाई अलर्ट एरिया है, लेकिन उसके बावजूद इतना बड़ा ब्लास्ट होना, उसमें 12-13 लोगों की जान चली गई, अभी भी पुख्ता हो रही है कि कितने लोगों की जान जा रही है, किसकी आप इसको चूक मानते हैं? ऐसा है कि आप चूक मान रहे हो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि 99% सजगता है जी। कैसे? 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट था जी। बिल्कुल। पिछले 2 साल से इकट्ठे कर रहे थे। बिल्कुल। और उसमें से 80 किलो ब्लास्ट हुआ है। कितने किलो? और वो स्थिति ऐसी आई कि वो भी शिफ्ट करना चाह रहे थे कहीं, उसके अंदर उनको लग गया कि हम पकड़ जाएंगे, ने वो जल्दबाजी का परिणाम रहा। नहीं तो हो सकता है कि अगर 2 घंटे बाद या तो वो 2 घंटे पहले या सुरक्षा एजेंसियां उसके पहुंचे, आधा % चूक माना जाए, आधा मतलब 1 घंटे की चूक मानी जा सकती है। जो 2 साल को इकट्ठा करने में लग गया, उस सारे को उन्होंने बरामद कर लिया, तो उसका ये पक्ष भी देखा जाना चाहिए कि अगर 80 किलो से इतनी जनहानि हुई है तो हो सकता है कि 3000 किलो बम ब्लास्ट देश के विभिन्न क्षेत्रों में होता, क्या होता? बिल्कुल। तो इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी किसको उठानी चाहिए, आप किसको मानते हैं? ऐसा है कि ये बात सही है कि जो काम करता है उसकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन उस जिम्मेदारी के साथ उनकी सजगता का भी धन्यवाद देना चाहिए कि आगामी समय में अगर ये ब्लास्ट हो जाता ना, उसमें उलझे रहते नहीं, 3000 किलो विभिन्न क्षेत्रों में पहुंच जाता, और अगर इसका ब्लास्ट हो जाता तो उनकी सजगता को धन्यवाद देना चाहिए। इंटेलिजेंस ने इनपुट्स के आधार पर कई दिनों से लगी हुई थी, 15 अगस्त पे ऐसा बता रहे थे जो टीवी पे गए, उन्होंने वहाँ कोई आंदोलन किया, वहाँ से इस चैनल को पकड़ के ठेठ कल तक के मुकाम तक पहुँचे। तो ये बात सही है कि अगर उनकी चूक के ऊपर अगर सरकार
मीडिया अगर उठाता है तो उनकी सजगता के ऊपर धन्यवाद देना चाहिए। आपको लगता है कि लगातार गृह मंत्री के इस्तीफे की बात चल रही है, लोग कह रहे हैं कि बिहार में जो चुनाव है उसमें भाषणबाजी में इतने बिजी हो गए गृह मंत्री जी कि उन्होंने अपनी सुरक्षा जो चूक में इतनी बड़ी चूक कर दी सुरक्षा में। ऐसा है, आपको क्या लगता है क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? ऐसा है कि इस्तीफे की मांग करने वाले वो लोग हैं कि जिन्होंने अपने काल ये 89 में मैं कश्मीर गया था, उसमें पूरा कश्मीर मैंने देखा था। उस समय से ये सारी आतंकवादी पैदा हुए हैं वहां से। 56 साल हो गए, 21 ने 15 46 साल हो गए। और 46 साल के अंदर जो खाली डोजियर ने कागज ने विरोध पकड़ाने के अलावा कुछ नहीं किया। कितने हद से पहले इतने हो चुके, वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वो इस्तीफे की मांग रहे हैं, जब उनको तो कम से कम कई बार मंत्रिमंडल का इस्तीफा देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा देना चाहिए, जिसमें एक भी, और जब से नरेंद्र मोदी आए हैं एक भी आज भी हंसा हुआ है, सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। लेकिन पाकिस्तान हिल गया है कि कल क्या होगा, रात को क्या होगा, अभी क्या होगा, इतना भय व्याप्त है। और उस समय तो मनमोहन सिंह जी कहते एक को भी छोड़ा नहीं जाएगा, एक को छोड़ा नहीं जाएगा, हम इसकी निंदा करते हैं। छोड़ा नहीं जाएगा ऐसा कभी नहीं बोलते थे वो, हम निंदा करते हैं, और निंदा करके और एक डोजियर भेज देते थे। उसके अलावा किया क्या है? वो लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अब आपने जिनेवा में जाके देखो सही कि आज़ादी के 45 वर्षों तक 35 वर्षों तक जिस तरह से आपने इस देश के अंदर लाखों जिंदगियां बर्बाद की, देश की सारे देश की सभी सीमाएं असुरक्षित होगी, वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि पुलवामा हुआ तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, और फिर जैसे पहलगाम में हमला हुआ तो हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। आपको अब भी लगता है कि जिस तरीके से बम ब्लास्ट हुआ है दिल्ली के अंदर, उसका भी जवाब जल्द मिलने वाला है? ऐसा है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस समय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ने, ये बात सही है कि ऑपरेशन सिंदूर आज़ादी के 75 वर्ष पहले ऐसा हुआ है कि भारत के सैनिक ने एक कदम भी अपनी सीमा को नहीं लांगा। उस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक, एक कबूतर उस ऑपरेशन में देश का नहीं मारा गया, सैनिक तो बहुत दूर की बात है। और उसके बाद सफलतापूर्वक सभी टारगेट पूरे किए। केवल अपनी लाल बचाने के लिए झूठी मूठी बातें पाकिस्तान द्वारा फैलाई गई, और जबकि बड़े बड़े आतंकवादियों के परिवार मर गए, शहीद हो गए, शहीद तो नहीं कहूँगा, मारे गए। बिल्कुल। और उसके बाद उन्होंने जब पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, उस समय उन्होंने आप ऑपरेशन सिंदूर को ये कहकर विराम दिया कि ये अस्थायी युद्ध विराम है या ऑपरेशन सिंदूर को रोक रहे हैं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा। और फिर एक नई बात कही थी, इस देश को इस बात का विश्वास दिलाया था कि जब भी अगर इस तरह की वारदात पाकिस्तान करेगा तो उस समय हम आक्रमण मान के कार्रवाई करेंगे। अब ये किस तरह का होगा, कैसे सरकार करेगी, कैसे जवाब देगी, ये उच्च स्तरीय विषय है। मुझे इस बात का, मुझे नहीं, देश के 140 करोड़ लोगों को इस बात का भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी का स्वभाव, गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री की इच्छा, गृह मंत्री जी का स्वभाव और देश की जनता की इच्छा के ऊपर निश्चित रूप से सरकार, जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप सरकार पूर्णतया जवाब देगी। आपको नहीं लगता कि राजनीति के अंदर नेता और विधायक इतने मशरूफ हो जाते हैं कि जब भी कोई इस तरीके की चीजें सामने आती है, घटना सामने आती है, तो वे एकजुट ना होकर के बयानबाजी शुरू कर देते हैं? ऐसा है कि ये बात सही है कि ये थोती राजनीति, कांग्रेस की थोती राजनीति, मैं ये शब्द जानबूझ के वापर रहा हूँ जी। जब इंदिरा गांधी ने, मुझे जहाँ तक ध्यान है कि पाकिस्तान पे आक्रमण किया, बांग्लादेश के अंदर शायद,
बांग्लादेश में। और बांग्लादेश को जब मुक्त कराया था तो प्रधानमंत्री उस समय के विपक्ष के नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो उन्होंने माँ दुर्गा कहा था, उन्होंने विरोध नहीं किया था, उन्होंने सबूत नहीं मांगे थे इंदिरा गांधी से कि सबूत लाओ, वो लाओ, ये लाओ। तो वो देश के प्रतिनिधि के नाते सरकार के साथ थे। उन्होंने किसी भी एक भी उदाहरण ऐसा नहीं बता सकते हो कि भारतीय जनसंघ जनता पार्टी रही हो, भारतीय जनता पार्टी रही हो या जनसंघ रही हो, उन्होंने इस तरह की ऊंची राजनीति नहीं की। और वो देश का ये भूल जाते हैं, उनको अभी तक विपक्ष को इस बात का ज्ञान नहीं है कि ये विरोध कर रहे हो, देश का विरोध हो जाता है। देश का विरोध भाजपा के विरोध करते करते वो देश के विरोध में चले जाते हैं। इस परिपाटी से निकल कर, और उसी का परिणाम है कि आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे कांग्रेस शून्य की ओर बढ़ रही है। पिछले चुनाव में अभी जो आपकी मीडिया बता रही है कि 19 सीटें थी बिहार में। बिल्कुल। उनके कई मित्र, मेरा अंदाज जगन्नाथ मिश्र जैसे कई मुख्यमंत्री ने 10-12 सीटें बता रही है एग्जैक्ट पोल। पहले कितनी थी? 19। तो ये एक जगह का नहीं, कई राज्य साफ हो रहे हैं। और मुझे पता है कि कांग्रेस की तीसरी कांग्रेस के नेताओं के हाथों ही होगी। एक और सवाल बहुत दिल में भी था कि मैं आपसे पूछूं इस चीज के लिए, आखिर देश का दुश्मन कौन है? जो बाहर बैठे वो हमला करा रहे वो लोग, या फिर जो घर के अंदर बैठ के इस चीज को अंजाम दे? ऐसा है, बाहर तो वो है, अंदर ही है। सीधा जवाब कि वो सामने आकर हमला करते हैं। ये अपना शब्द बाणों से जो भाषा आपने पिछले 2-4 वर्षों के अंदर, इन वर्षों के अंदर जो भाषा, अरे चाइना के चोरी छुपे चाइना के राजदूत से जाके मिलते हैं, उधर जाके मिलते हैं, पाकिस्तान के साथ करते हैं क्या? तो ये तो मतलब जो भाषा विदेश या हमारे दुश्मन देश बोलते हैं वो भाषा विपक्ष का नेता बोल रहा है। अब आंतरिक दुश्मन तो ये है, बाहरी दुश्मन वो है। बिल्कुल। राहुल गांधी को लेकर मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी। राहुल गांधी ने अभी हाल ही में एक मंच से एक बात बोली थी, एक मॉडल का फोटो दिखाया था उन्होंने, जो काफी वायरल भी हुआ था। उन्होंने कहा कि इस मॉडल को लेकर के भाजपा ने बार-बार वोट दिलवाए हैं। मुझे ध्यान में नहीं आ रहा क्या है। उन्होंने एक मॉडल थी बाहर की, विदेश की मॉडल थी, उसका फोटो वायरल हुआ था, उसको मंच पे रख के उसको दिखाया गया कि इस मॉडल के थ्रू, मतलब वो लड़की जो है उसके थ्रू बार-बार बीजेपी ने अपने वोट डलवाए हैं। ऐसा है कि मतलब ये अपने आप में इसकी प्रामाणिकता इससे शून्य हो जाती है कि मैं राजनीति में पिछले इतने वर्षों से काम कर रहा हूँ और सभी तरह के न्यूज चैनल, सभी तरह के अखबार पढ़ता हूँ जी। उसको मेरे तक ध्यान में नहीं आया, तो इसका मतलब आम जनता तक कैसे पहुंचता, उसका असर कितना हुआ इससे आप अंदाज लगा लो कि जिस बात का उन्होंने कहते हैं कि जब अटल जी बोलते थे पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट में जब अटल जी बोलते थे तो पिन ड्रॉप साइलेंट होकर सारा विपक्ष सुनता था, क्योंकि उनको लगता था कि ये कुछ न कुछ ऐसी बातें कहेंगे जो हमको सुननी चाहिए। उनकी बात तो आज देश का व्यक्ति, कांग्रेस के व्यक्ति नहीं सुनते, और वो खुद कांग्रेस ही कहते हैं कि हमारी पार्टी को यही डुबा देंगे। बिल्कुल। राजस्थान को लेकर आप सवाल पूछते हैं। राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, उनके काम को आप किस तरीके से देख रहे हो? ऐसा है कि इसका आंकलन वैसे पिछले 2 वर्षों के अंदर काफी कुछ हुआ है। आपने देखा होगा कि जिस समय सरकार ने, भजन लाल जी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली, उस समय पिछले समय में कई वायदे किए थे, सब वायदों को पूरा किया है। जैसा कि 6,000 रुपये ही एमएसपी नहीं, ये क्या कहते हैं, सम्मान निधि थी किसानों को, उसको 8,000 किया, 10,000 कर रहे हैं, उसको पूरा किया। 150 यूनिट बिजली फ्री की, एमएसपी बढ़ाई, एग्जैक्ट आंकड़ा मालूम नहीं है लेकिन 20-25 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे, साइन हुए थे। शायद उसमें 5-1 लाख करोड़ के एमओयू
क्या कहते हैं, धरातल पर उतर गए हैं। बिल्कुल। और जिस तरह से आप देख रहे हो कि इस साल बहुत भारी बारिश हुई है और कई हजार करोड़ की सड़कें नष्ट हो गई, उसके बावजूद भी सरकार एक भी आवाज जनता की इस तरह की नहीं आ रही है कि भाई हाहाकार मत जाना चाहिए, ये मत जाना चाहिए। कांग्रेस के समय से सभी जगह से 20-25% अपराध कम हुए, महंगाई पे कंट्रोल है। अब ट्रांसफर उद्योग कांग्रेस के समय जो बहुत चरम पर पहुंचा था, उस पर रोक लगी है। तो मेरा अंदाज है ये सरकार निश्चित रूप से इन 2 वर्षों के अंदर अगला बजट भी आएगा जो एक अच्छा बजट लेकर सरकार। एक और लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि महंगाई को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस के राज में महंगाई नहीं थी, लेकिन जैसे बीजेपी आई है तो महंगाई बढ़ गई है, वो चरम पर पहुंच चुकी है, तो उसके ऊपर आप कैसे? ऐसा है कि जनता ने कभी कल्पना नहीं की थी कि महंगाई घट सकती है। मैं तो आपको ये बात कह सकता हूँ कि जो एक टैक्स लगता था किसी भी चीज का, उसके ऊपर घटने का प्रश्न नहीं। हर साल सरकार ये आंकलन करती भाई ये 10% है, 11 पे लाए तो चल जाएगा, जनता बर्दाश्त कर लेगी। लेकिन पहली बार सरकार ने बहुत बड़ा रिस्क लेकर जीएसटी, कांग्रेस 10 साल 15 साल 20 साल मनमोहन सिंह जी अच्छे अर्थशास्त्री माने जाते थे देश के, लेकिन उनकी भी हिम्मत नहीं हुई। और नरेंद्र मोदी ने की सरकार ने उस जीएसटी को लागू करके, और मेरा अंदाज 80-90 हजार करोड़ से जीएसटी चालू हुई और 2 लाख करोड़ तक पहुंच गई। तो ये केवल मात्र एक देश एक टैक्स नहीं, देश की एकता का भी एक संदेश है। बैंकें एक हो रही है, एक करने का प्रयास कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, जीएसटी एक ला रहे हैं। अब इस तरह से कई सरकार इस तरह के प्रयास करी है जिसमें सारे देश भर के अंदर सभी लागू हो जाते हैं। तो आज जीएसटी जो पहले 4 स्लैब से चालू किया, मतलब 2 स्लैब हाईएस्ट वाले हटा दिए, 28% वालों को 12 पे ले आए और 16% टैक्स कम हो जाना। मेरा अंदाज है ये आपके इंस्ट्रूमेंट जितने हैं ना, ये मेरा अंदाज है 2-1 लाख के तो होंगे ही होंगे। तो इनके ऊपर पहले जब खरीदा होगा क्या आपने 28% टैक्स दिया होगा, ना आज खरीदोगे तो 12% पे आएंगे। इसकी कीमत 10-15 हजार 20 हजार कम हुई है। हर चीज पे जो खाद्य पदार्थ थे वो टैक्स फ्री कर दिए। एक मोटरसाइकिल है उसकी कीमत 10 हजार कम हो गई है, कार की कीमत 50-50 हजार कम हो गई। खाली एक बार कीमत कम नहीं होती है, फिर दूसरा चरण होता है कि जैसे एक मोटरसाइकिल आपने 1 लाख में ली और वो 90 हजार हो गई, तो 90 हजार पे आप 80 हजार का लोन कराते हो, तो हर महीने 200-400 रुपये 10 हजार का जो ईएमआई भी कम होगी, उसका ब्याज भी कम होगा, उसको 5 साल तक राहत मिलेगी। बिल्कुल। तो इस तरह के जिन टैक्सों से मुझे खुद को अंदेशा था, सही कह रहा हूँ मैं आपको, और सरकार ने इतने टैक्स कम कर दिए हैं, 50 हजार करोड़ का घाटा हो जाएगा। 2 लाख तक आंकड़ा पहुंचा था, 2 लाख करोड़ तक, 1,89,000 होगा, तो 50 हजार का घाटा हुआ, 50 हजार करोड़ का। लेकिन जैसे ही ये सितंबर गया, अक्टूबर आया, वो 2 लाख से ऊपर आंकड़ा छू गया, क्योंकि देश की आम आदमी की 140 करोड़ लोगों की क्रय शक्ति बढ़ गई और क्रय शक्ति ने उस सब घाटे को पूरा किया। बिल्कुल। तो पहली बार ऐसा लगा है देश की जनता को कि नरेंद्र मोदी ने जो बात कहते हैं वो करते हैं। अभी मैं आपसे कुछ नाम लूंगी मैं आपके सामने, आपको उनको एक एक शब्द में बताना है कि आप उनको क्या कहेंगे। सबसे पहले राहुल गांधी। राहुल गांधी के प्रति ऐसा है कि ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है। कांग्रेस का दुर्भाग्य इसलिए कहूंगा कि एक परिवार की बपोती बनाकर इस पार्टी को नहीं रखना चाहिए। पार्टी के अंदर कई लोग, वरिष्ठ लोग, उन्होंने नेतृत्व दिया है, केवल कांग्रेस के भरोसे छोड़कर एक नासमझ, अरे पूरी समझ तो आनी चाहिए
मतलब इतने बड़े 140 करोड़ के विपक्ष के नेता वो बने हुए हैं, लेकिन अभी तक वो कह रहे हैं, अभी तो क्या कहते हैं, मैच्योर्ड। कल परसों किसी में आए युवा नेता मैच्योर्ड, और 55 साल में तो मैच्योरिटी का माइनस, वो क्या कहते हैं। इसलिए हमारे लिए खुशी का विषय है। पीएम मोदी, बीजेपी का पीएम जी के लिए भी खुशी का विषय, कम मेहनत करनी पड़ेगी इनके रहते, हमारे लिए आसान होगा। कांग्रेस पार्टी लेकिन हाँ। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी के नेता लोकतंत्र में जितनी भूमिका पक्ष की है, सरकारी पक्ष उतनी विपक्षी है, और विपक्ष जितना मजबूत होगा देश का लोकतंत्र भी उतना ही मजबूत होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अमित शाह निश्चित रूप से बहुत साधारण परिवार से आकर आज आपने देखा होगा कि उनको क्रश करने में कुछ भी नहीं छोड़ा। मतलब मैं तो पिछली बार मेरे को गांधीनगर लोकसभा ही दी थी, मैं उसका इंचार्ज था जब वो चुनाव जीत के, तो उसके बाद विधानसभा के चुनाव थे, तो देश के 5-4 नेताओं के अंदर लीड लेने वाले नेताओं में से जीत लाते हैं। और जब उनकी स्थिति ये बनी तो उन्होंने गुजरात से बाहर कर दिया था, मतलब जिले से जिला बदल नहीं करते वैसे राज्य बदल कर दिया था। और मेरा अंदाजा कई साल तक 2-3 साल शायद उत्तर प्रदेश में रहे थे। और मैं धन्यवाद दूंगा इस सरकार को कि उत्तर प्रदेश में 72 सांसद, जिसमें देश का कोई भी व्यक्ति भरोसा नहीं करता था कि 45 सीटें आ जाए, 50 सीटें आ जाए, उस समय उन्होंने उस सारे मोर्चे को संभाल कर 72 सीटें जीती। निश्चित रूप से बहुत ही देश का सौभाग्य है कि ऐसे गृह मंत्री के रूप में वो मिले हैं, प्रधानमंत्री जी का दाहिना हाथ है, और जनता का विश्वास उन्होंने अर्जित किया है। और आज देश में इस बात का विश्वास पैदा हुआ है, नरेंद्र मोदी के प्रति जिस ढंग का विश्वास है वैसा ही योगी जी के प्रति और वैसा ही अमित शाह जी के प्रति है। ये भाजपा की बहुत राजस्थान में ही, मैं पूरे देश के लिए पूछूंगी, देश के लिए कांग्रेस का भविष्य क्या है? कांग्रेस का भविष्य जितनी जल्दी इस गांधी परिवार से छुट्टी लेंगे तभी जिनका भविष्य की वापस पुरानी रेखा नहीं चालू होगी। और हम तो चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सशक्त विपक्ष रहे, क्योंकि ये बात सही है, ये बात कहने में हमें कोई आपत्ति नहीं है कि जितनी पार्टियां हैं, भले आप से लेकर बाप से लेकर उधर क्या कहते हैं तमिलनाडु में, केरल में, ये सब क्षेत्रीय दल है। कांग्रेस तो कम से कम राष्ट्रीय दल है। और हमारे लोकतंत्र की धारणा ये है, हम भाजपा की धारणा ये है कि लोकतंत्र के लिए सजग विपक्ष होना चाहिए, और क्षेत्रीय दल ज़्यादा देश के लिए खतरनाक है। अगर राष्ट्रीय पार्टी होगी तो राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेगी, और क्षेत्रीय पार्टियां क्षेत्रीय मुद्दों से देश को जो विघटनकारी है, क्षेत्रीय मुद्दों के आधार पर तकलीफें जो खड़ी होगी वो नहीं होगी। उदयपुर क्षेत्र के विधायक ताराचंद जैन के लिए शब्द। मैं तो पिछले आप आगे हो इसलिए मैंने तो इंटरव्यू दिया, और मेरे बारे में जो पूछना हो आपके जितने मीडिया वाले हों, मैं ये बात जरूर कह सकता हूँ स्टाम्प के साथ कि मैं जिस दिन चुनाव लड़ा था पार्टी ने टिकट दिया, सब चिंतित थे सत्य में कि क्या होगा, कैसे होगा। गुलाब जी गृह मंत्री रहे, राज्यपाल है, वो भी चिंतित थे। मेरे को उन्होंने 4 दिन पहले पूछा कि ताराचंद जी क्या होगा, मैं 25,000 के बाद जीत की क्या कहते हैं गारंटी नहीं, जीत की गिनती चलूगी। अच्छा। और 75 वर्ष में सबसे ज्यादा वोटों से, जितने एमएलए अभी तक लड़े उससे ज्यादा वोटों से मैं जीता हूँ। सब शॉक हो गए, पहले डर रहे थे, अब शॉक हो गए आपकी इतनी बड़ी जीत देख। खुशी हो गए, शौक क्यों कहूँगा, खुश हुए होंगे, मेरे विरोधी भी खुश हुए। और आज मैं इस बात को गारंटी पूर्वक कह सकता हूँ कि आप मीडिया से किसी से भी पूछ लेना कि अगर, क्योंकि ना तो पहले टिकट मांगने गया ना आगे मांगने जाऊंगा, लेकिन आज अगर वोट पड़े तो मैं 31,000 की जगह 51,000 से जीतूंगा जी।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप चाय ले लो, ठंडी होगी। बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरव्यू पे बात करके। तो ये थे हमारे साथ उदयपुर क्षेत्र के विधायक ताराचंद जैन।